नमस्ते दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और कल जो रिड्यूस सिलेबस आया है सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12th, उसका मैं डिटेल डिस्कशन लेके आपके सामने आया हूँ। यहाँ पर जो मेरा मकसद है, आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि रिड्यूस सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ है, क्योंकि कुछ हद तक आप सभी के पास में वो इन्फॉर्मेशन है, बट एक टीचर के तौर पे इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि जो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने इस सिलेबस को रिवाइज़ किया है, उन्होंने रिवाइज सिलेबस को रिवाइज़ करने में कोई कमी रखी है या उनके ज्ञान में कुछ कमी नहीं है। मैं एक छोटा सा अदना सा टीचर हूँ और मुझे जो लगता है मैं अपने आइडियाज़ मैं स्टूडेंट के सामने रख रहा हूँ और कुछ चीज़ों में मैं अपने प्रूफ भी दे रहा हूँ। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा वीडियो। तो जो सिलेबस में जो चीज़ें आई हैं वो बहुत सारी चीज़ें, कुछ सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं और कुछ सारे चैप्टर्स के अंदर, ज़्यादातर चैप्टर के अंदर कुछ हिस्सा कट किया गया है। उसमें कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं थे, वो हटा दिया गया तो अच्छा ही हुआ, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और आगे उनको कंपटीशन लेवल में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि आप लोग 12th में हो, आप लोगों ने 11th का ज़्यादातर हिस्सा कर रखा हुआ है, तो आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं आने वाली है कि 11th लेवल की, क्योंकि वो तो आपने पूरा सिलेबस कर रखा है। लेकिन अब आप 12th लेवल में पहुंच गए हो तो 12th के जो टॉपिक आपके कंपटीशन लेवल के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका इनडायरेक्ट यूज़ भी होता है, वो अगर सिलेबस में नहीं भी है तो भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं आपको उस बारे में बताता हूँ। तो चलिए, बहुत जल्द मैं बोर्ड पे आता हूँ और मैं आपको डिटेल में इसका डिस्कशन देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पूरा लिख रखा है रिड्यूस्ड सिलेबस क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री, और एक सीज़न सेशन और लिख देता हूँ 2020 से 2021 तक का इस सेशन का ये वीडियो है आपका। इसमें पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तब आपको पूरा 12th बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया तुरंत अभी तुरंत पहला काम करो, लाल वाला जो बना हुआ है उस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको बटन दबा दो। उसके बगल में एक बेल आइकॉन है, उसको प्रेस कर दो, ताकि मैं जब कोई नया वीडियो बनाऊंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। क्लास 12th में बोर्ड की तैयारी के लिए मैं रात को 8 से 9 लाइव भी रहता हूँ, उसमें भी आप रहिए। क्लास जो हमारे डेज़ होते हैं वो 135 होते हैं, 135 डेज़ में मैं लाइव आपके सामने मिलता हूँ। आज मैं मिलूँगा 8 बजे। अच्छा, खैर देखिए, फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको फिज़िकल पहले दिया हुआ है सिलेबस में, फिर इनऑर्गेनिक है और फिर ऑर्गेनिक है। कुछ चैप्टर आप लोगों ने सिलेबस में कर भी लिए होंगे। फिज़िकल केमिस्ट्री चैप्टर 5 चैप्टर हैं, उसके अंदर 5 चैप्टर, और जो वज़न टोटल है उसका 23 मार्क्स का है। एक बात मैं बता दूं कि मैं कुछ में ये स्टार बनाऊंगा, सजेस्टेड बाय मी टू स्टडी दीज टॉपिक्स फॉर कंपटीशन लेवल। वो टॉपिक आपके लिए ज़रूरी हैं कंपटीशन लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर फर्दर स्टडीज़ अगर आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करना है सब्जेक्ट को लेके, तो उसके लिए वो, उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं सॉलिड स्टेट चैप्टर में आता हूँ। ये मैं जो भी पार्ट आपको इसमें ले रहा हूँ वो डिलीटेड पार्ट ले रहा हूँ। ये वो हिस्से हैं जो आपको फ़िलहाल बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, पहला इसमें जैसे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, दूसरा है बैंड थ्योरी। इससे हम लोग मेटल, नॉन मेटल, इंसुलेटर, कंडक्टर वगैरह के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। ये कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर। मैं भी अपने बैचेस में ये सब पढ़ा चुका हूँ क्लासेस में, और आप लोगों में भी ज़्यादातर लोगों ने, कई लोगों ने, क्योंकि पहला चैप्टर है तो पढ़ लिया होगा। तो मेरा ये मानना है कि इनको आप अगर नहीं चाहें केमिस्ट्री में तो इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा पोर्शन फिज़िक्स में भी रहता है। मुझे पता नहीं कि फ़िज़िक्स के सिलेबस में ये रिड्यूस है कि नहीं है। अगर फिजिक्स के सिलेबस में भी रिड्यूस्ड है तो आपको पढ़ना चाहिए। फिलहाल मैं इनको छोड़ देता हूँ कि अगर आप इन चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
ठीक है, तो ये छूट गया, डिलीट हो गया, तो कोई प्रॉब्लम केमिस्ट्री में नहीं होने वाली। सेकंड चैप्टर हमारा है सोल्यूशन, एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर। ये दोनों पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। चैप्टर तो बिल्कुल खोखला हो गया इनके बिना, ये इन दोनों खोज के बिना तो सोल्यूशन चैप्टर का सारा खेल डिस्टर्ब हो गया। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको ये दोनों चैप्टर ज़रूर पढ़ने चाहिए, इनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अब मान लो आप बहुत पढ़ने में कमज़ोर हो, आपका मकसद सिर्फ क्लास 12 को अच्छे नंबरों से पास करना है, फिर आप प्लान कर रहे हो साइंस छोड़ दोगे, आप IAS वगैरह के लिए आर्ट्स वगैरह लोगे, देन यू कैन लीव द टॉपिक। केमिस्ट्री लेके आगे चलना है तो इसको नहीं छोड़ना है आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। लेड एक्यूमुलेटर ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ फ्यूल सेल की, ये पढ़ना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर के सेल हैं, इन फ्यूचर इसके बारे में होना चाहिए। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये मेरा NCERT पे या CBSE बोर्ड पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं स्टूडेंट को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि वो इन टॉपिक को पढ़ लें, उनके लिए अच्छा रहेगा। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसको आपको पढ़ना सही है, ज़रूरी है। लॉज ऑफ इलेक्ट्रो के ये पढ़ लीजिए। हाँ, रही बात इन दोनों सेल की, देखिए इन दोनों सेल की को नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, लेकिन गैल्वेनिक सेल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप पढ़ते ही हो डेनियल सेल, बिना इसके नर्स्ट इक्वेशन वगैरह जो सिलेबस में है वो तो है ही। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। अब हम आते हैं केमिकल काइनेटिक्स पर। केमिकल काइनेटिक्स में 3 टॉपिक उन्होंने हटाए हैं। कोलिजन थ्योरी हटाया है, एक्टिवेशन एनर्जी हटाया है, आर्रीनियस इक्वेशन हटाया है। ये तीनों टॉपिक बेहतरीन टॉपिक हैं, मॉडर्न रिसर्च से हैं। इनको हटाने के साथ आप बोर्ड लेवल के लिए आप इनको देखिए, मैं फिर से बता दूं, ये सारा चीज़ें हट चुकी हैं, लेकिन मैं जहाँ जहाँ मैं स्टार बना रहा हूँ ये वो आपके लिए सजेशन है कि आप उसको पढ़ लें। आपके आगे भविष्य के लिए, करियर के लिए, फ्यूचर के लिए, अगर आप केमिस्ट्री लेके चल रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं, इमल्शन है, कैटालिसिस है, एंजाइम है। ये अगर छोड़ भी दोगे तो कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कैटालिसिस को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये तो बायोलॉजिकल हो गया, इमल्शन भी कुछ ऐसा बहुत खास नहीं है। कैटालिसिस को आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने आपको जो डिटेल बताया है ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं अब आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे आने जा रहा हूँ। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 चैप्टर इसमें होते हैं। ये आपका मेटलर्जी वाला चैप्टर है, ये P ब्लॉक है, ये D और F ब्लॉक एक साथ दिया हुआ है, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका टोटल जो मार्क्स अलॉटेड है वो सेम है, अभी भी वो 19 मार्क्स का है। एक इसमें क्या है कि एक ये चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, ये पूरा चैप्टर कट हो गया है। ठीक है, ये 6 चैप्टर पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, और ये चैप्टर ऐसा नहीं है कोई ख़ास ज़रूरी जिसको कि आप इसको बहुत पढ़ो। तो इसको आप छूट गया है तो अच्छा है, आफत छूटी, ये ख़त्म हो गया है। P ब्लॉक में जहाँ पर हमको ग्रुप 15, 16, 17 और 18 पढ़ना रहता है, तो इसमें कुछ हिस्से उन्होंने कट किए हैं। जैसे PH3 है, फॉस्फाइन को ख़त्म कर दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एक कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है, उसको ख़त्म कर दिया है। कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर पर सवाल पूछे जाते थे। ठीक है, मेरे हिसाब से इसको आप पढ़ लो, क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर पे इस पर रहता था, है ना। तो इसको स्ट्रक्चर है तो आप इसको पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। और फिर फास्फोरस से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें लगभग सब खत्म कर दी गई हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से ये वाला जो टॉपिक है, देखिए जिसमें मैं स्टार लगाऊं, मैंने जहाँ ये कट्टम लगा है ये स्टार नहीं है, ये चैप्टर इज कंप्लीटली फिनिश्ड। अभी पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है। 3 नंबर का वज़न इसका होता था, याद करने की चीज़ें होती थी, बेकार सा चैप्टर था। ये देखिए, स्टार मीन्स सजेस्टेड बाय मी, आप पढ़ लेना तो अच्छा रहेगा। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ
KMnO4 एंड K2Cr2O7। मुझे लगता है कि इसमें कम से कम प्रॉपर्टीज सबको पढ़ लेनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ KMnO4 और K2Cr2O7 की, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल हैं। इनकी ज़रूरत प्रैक्टिकल्स में भी बच्चों को पड़ती है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, टाइट्रेशन में, और आगे फर्दर स्टडीज़ में भी ज़रूरत पड़ती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट है, तो इसका कनेक्शन ऑर्गेनिक के साथ भी है, इनऑर्गेनिक के साथ भी है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। प्रिपरेशन आप रटने वाली चीज़ है, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। F ब्लॉक में आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन बिटवीन लैंथेनाइड एंड कंट्रेनाइड। लैंथेनाइड सीरीज रेयर अर्थ एलिमेंट है, इस नेचर में बहुत कम अमाउंट में है, इनका बहुत कम यूज़ भी है, कोई ख़ास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हम पूरे यूनिवर्स के लिए, सारे लोगों के लिए। और एक्टिनॉइड में तो ज़्यादातर आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, तो वैसे भी, और इनकी केमिस्ट्री भी अनसर्टेन है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, फर्दर स्टडीज़ के लिए होता है, तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से इसको कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए और इसको आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। क्यों, मैं वजह बताता हूँ आपको। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे जब क्लास में आप बढ़ते जाओगे, फर्दर स्टडीज़ में जाओगे, आगे बढ़ोगे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ यही बचती है, इसी का डिटेल डिस्कशन है। इसका बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंस है, डॉक्टर मेडिसिन वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकली इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। तो मैं फिर से आपको मेंशन करता हूँ, ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर में ये टॉपिक है जिसको आप कर लीजिए। इसमें प्रॉपर्टी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की कर लीजिए, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा टॉपिक पढ़ना चाहिए, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। अब हम आते हैं इसके बाद ऑर्गेनिक में, अब हम आखिरी फेज़ में आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर होते हैं 7 और जो टोटल वज़न होता है 28। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कट भी किया गया है। मैं पहले चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की बात करता हूँ। कुछ स्कूल्स में ऑर्गेनिक पहले शुरू कर दी जाती है, हो सकता है कि आप लोगों में कुछ लोगों ने उस चीज़ को पढ़ भी लिया हो। मैं तो पूरा सिलेबस पढ़ाता हूँ, और मैंने तो इस बार भी बोल रखा है कि मैं रिड्यूस्ड वाले हिस्से को भी, मैं ज़्यादातर हिस्से को भी पढ़ाऊँगा। मैं अपनी कोचिंग में, अपनी क्लासेस में, वहाँ पर जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो मैं इस बार ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों में भी कोई चाहे तो आसानी से ज्वाइन कर सकता है। वीडियो के शुरू में या लास्ट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट करिए। वो पेड क्लासेस होती हैं, और अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं तो आप रात में शाम को 8 से 9 मिलिए। अगर प्रॉब्लम रहेगी तो 8 से 8:30 मेरी लाइव क्लास जारी रहेगी। मैंने बोला है कि जब तक स्कूल्स और कोचिंग्स में से कुछ एक नहीं खुल जाता है, तब तक मेरी ये क्लास कम से कम तब तक ज़रूर जारी रहेगी। और अगर अच्छा आप लोगों से रिस्पांस मिलेगा तो मैं थ्रू आउट द सेशन जारी रखूँगा, मगर थोड़ा आप लोग को भी मदद करनी पड़ेगी उसके लिए, है ना। आप लोग बस पढ़ने के लिए आया करिए, बस उसमें मुझे व्यूज़ नज़र आए, लोग नज़र आए, तो मैं उसमें काम करूँ। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स टॉपिक जो होता है, उसमें कुछ ये चीज़ें हटाई हैं। यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन और डीडीटी। मेरे हिसाब से ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ लेना चाहिए। देखिए, यूजेस कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, और यूजेस देखो, पहली बात तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा 1 मार्क का पूछा जाता है। अगर आप उसको छोड़ भी दे रहे हो या पढ़ भी ले रहे हो तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपका। कभी कदार 1 नंबर का कोई यूज़ पूछ दिया गया तो पूछ दिया गया, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। यूजेस हमारे अपने इंटरेस्ट के लिए होता है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है इस दुनिया में, तो इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। तो ये हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसकी एक बार रीडिंग कम से कम आप ज़रूर लगा लेना। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में भी कुछ रिड्यूस करने के नाम पे कुछ नहीं। यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल। भैया मिथेनॉल, इथेनॉल बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल हैं, स्पेशली इथेनॉल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा परफ्यूमरी इंडस्ट्री हो गई आपकी, एल्कोहलिक बेवरेजेस हो गए आपके, है ना, दारूबाजी, वो सारा खेल,
देख लिया मैंने कोरोना पीरियड में कि इथेनॉल कितना पावरफुल है इकोनॉमी के लिए भी। सारी दुकानें बंद थी और इसकी दुकानें गवर्नमेंट ने खुलवाई। इतना रेवेन्यू मिलता है इथेनॉल से। और इथेनॉल मैंने बोला आपको मेडिसिन्स में इसका यूज़ होता है, कफ सिरप में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, परफ्यूमरी में, डिओज इंडस्ट्री में, अभी आपको सैनिटाइज़र वगैरह है इथेनॉल यूज़ हो रहा है जम के, स्प्रिट में यूज़ होता है। ये तो बड़ा बेहतरीन है, तो इसके यूजेस तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना, तो ये भी मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेना चाहिए। स्टार का मतलब ये मैंने लिखा हुआ है, इसको गौर से देखना। फिर 12 नंबर पर आया एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ यही एक चैप्टर पूरी सिलेबस में दिखा जिसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, तो अब आप इसको पूरा पढ़ना है। अमाइंस में बात करें तो डाइजोनियम सॉल्ट को पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको, यानी इसमें जो हटाया गया है आपको पढ़ लेना है, पढ़ लेना चाहिए, मेरा सजेशन है। इसमें जो हटाया गया है वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए, रीडिंग लगा लेनी चाहिए और इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। डाइजोनियम सॉल्ट के बिना आप कन्वर्जन कैसे करोगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के? एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन का बेसिक्स होता है डाइजोनियम सॉल्ट में। और फिर बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं हम। बायोमोलिक्यूल जो टॉपिक होता है वो बायोलॉजिकल होता है। इसमें ऑलिगोसेकेराइड है, मतलब आपका जो है जिसमें दो मोल जो है मोनोसेकेराइड के जुड़े होते हैं, तो ऑलिगोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता था। विटामिन है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो। विटामिन आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है, ABCDE के यूजेस वगैरह। और ये पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन तीनों को आप छोड़ना चाहो तो आप इनको छोड़ सकते हो। तो एक तरह से पॉलीमर पूरा छोड़ दिया गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरा छोड़ दिया गया, और एक चैप्टर जो है आपका डाइजोनियम सॉल्ट, एक हाफ पार्ट एमाइंस का होता है, वो पूरा छोड़ दिया गया। और चौथी चीज़ जो छोड़ दी गई वो है मेटलर्जी। तो ये आपका ऑर्गेनिक का है। अब जो चैप्टर कट हुए हैं वो सारा वजन नंबर तो टोटल 28 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जहाँ मैंने स्टार लगाए हुए हैं वहाँ पर मेरा सजेशन है कि उन टॉपिक को आप पढ़िए। अभी मैंने 12th के लिए बनाया है, और अगर मुझे बच्चे कहेंगे तो मैं 11th के लिए भी बनाऊंगा। वैसे 11th वालों के लिए अच्छा है कि वो पूरा सिलेबस पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। एक बात मैं फाइनली आपको ये लिख के बता देता हूँ कि वो कौन से टॉपिक हैं जो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, है ना। मतलब कि कौन से टॉपिक जो हटा दिए गए हैं। तो एक तो आपको मेटलर्जी वाला जो चैप्टर है, मेटलर्जी कंप्लीटली फिनिश कर दिया गया है, काम ही खत्म हो गया है उसका। इसका वजन करीब 3 नंबर का है। दूसरा आपका डाइजोनियम सॉल्ट हटा दिया गया है। इसका वजन पूरा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन मैं मोटे तौर पे 1 से 2 नंबर मान लेता हूँ। चलो 1 मान लेता हूँ, कम से कम 1 नंबर का तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल ही जाता था इस पे। वैसे तो 2 नंबर कम से कम मानना चाहिए। और तीसरे नंबर पे पॉलीमर पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, तो ये 3 नंबर का वजन था। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 नंबर का था। तो कुल मिला के 3, 2, 5, 5, 3, 8, 3, 11, 11 मार्क्स का तो पूरा सीधे सीधे आपका कम कर दिया गया आउट ऑफ 70 में से आपका 11 नंबर घटा दिया गया। 15% तो सीधे रिड्यूस हो गया और बाकी हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा कट किया गया। 25% इसको कट कर दिया गया। अब ये जो आपके 11 मार्क्स हैं ये बाकी में ट्रांसफ़र होंगे। जैसे अगर मैं इसी की बात कर लूँ तो जैसे ऑर्गेनिक आपका देखिए 28 मार्क्स का है और उसमें ये हटा दिया गया, ये हटा दिया गया, ये हटा दिया गया, 3, 3, 6, 2, 8 मार्क्स का ये हटा दिया गया पूरी तरह से। तो ये 8 मार्क्स बाकी चैप्टर में जाके मिक्स होंगे, चैप्टरों का वजन बढ़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको आप पढ़िए और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। बस आज के लिए इतना ही। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलेंगे बहुत जल्द।